ओके, सो हमने रोटेशन स्टार्ट किया हुआ था, नया टॉपिक। रोटेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। किसी को प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो यार। टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमें क्या करना होता है, फोर्स बैलेंस करना होता है और प्लस साथ में टॉर्क बैलेंस करना होता है। बताओ यार, किसी को इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में कोई टेंशन? ओके, तो यानी फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट होता है क्या, टॉर्क रिलेटेड एस्पेक्ट मैंने बताया था। पहले हम टॉर्क सीखेंगे और टॉर्क को कैसे बैलेंस करना है रिजिड ऑब्जेक्ट्स में इक्विलिब्रियम के लिए, वो हमने सीखा। ओके, तो आज हमें स्टार्ट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया कि F इज इक्वल टू एम ए में जो लीनियर मोशन के लिए फोर्स, मास और एक्सीलरेशन का काम होता है, वो होता है टॉर्क, आई और अल्फा। सो एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया हमारा अल्फा, फोर्स का एंगुलर वाला पार्ट है, जो मोमेंट वाला पार्ट है वो टॉर्क हो गया। सो मास की जगह पे इस चैप्टर पे यूज होता है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे है, तो ये रोटेशनल एलिमेंट है एक टाइप का, मतलब मास का रोटेशनल इफेक्ट देखना है। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये एक मास है, इसका मास क्या होगा m, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, इस सर्किल में रोटेट हो रहा है, तो m तो हमेशा यही रहेगा ना। लेकिन इस सर्किल में रोटेट होना और एक बड़े सर्किल में रोटेट होना दो डिफरेंट चीजें हैं ना। बात आपको समझ आई? एक छोटे सर्किल में रोटेट होना मतलब इसके अबाउट रोटेट हो रहा है वो, ठीक। एक बड़े सर्किल में रोटेट होना मतलब इस लाइन के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि रोटेशन में हम सिर्फ मास यूज नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है किसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन का, कि किसके पास अबाउट जो है रोटेट हो रहे हैं। सो लेट्स से ये एक्सिस का कुछ नेम दे देता हूं मैं। लेट्स से इसे मैं बोल रहा हूँ y1 एंड इसे बोल रहा हूँ y2। क्लियर? सो लेट्स से मैंने दो एक्सिस के नेम दे दिए, ये हो गया हमारा y1 और ये हो गया हमारा y2। तो यार ये जो m की डिस्टेंस है, सो लेट्स से y1 से ये कितनी दूर है, r1 डिस्टेंस पे, और y2 से कितना दूर है ये, लेट्स से r2 डिस्टेंस पे है। तो पहली बात तो ये समझना है, जैसे मैं पार्टिकल का एग्जांपल ले रहा हूँ मास का, ये दोनों के लिए डिफाइंड है। सो पहली बात ये समझना है, इट इज डिफाइंड फॉर बोथ डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम मतलब क्या रहेंगे वहां पर, पार्टिकल्स, एंड दूसरा सिस्टम क्या था, कॉन्टिन्यूअस, एंड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम मतलब हमने इसमें वैरायटी ऑफ क्या डिस्कस किए थे, ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। तो ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है। अब मैंने क्या बताया कि ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी कहां पर है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये याद रखना है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन mass as well as mass distribution from the axis of rotation, इसका मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये लाइन, क्योंकि मैंने बताया कि ये मास पे तो डिपेंड करता है, प्लस डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे पहले केस में कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, R1 पे, और दूसरे केस में कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, R2 पे, ठीक है। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर
discrete system, ओके, सो फॉर डिस्क्रीट सिस्टम अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से डिफाइन है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। देखें, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये डिफाइन है आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल वे पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पर आई क्या है, आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, कहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डायरेक्शन जैसी फीलिंग आ रही है क्या? कहीं पे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन की बात हो रही है? नहीं, मास है और डिस्टेंस का स्क्वायर है बस, और कोई बात है क्या? नहीं। तो मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो टॉर्क क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन सेम एज मास, जैसे मास स्केलर है वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आर क्या है, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो गया। अच्छा, तो मास हो गया केजी और डिस्टेंस हो गया मीटर स्क्वायर। सो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। किसी को डाउट क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला समझ आया? अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं इसको कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान देना है। अगर मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y1, सो y1 के अबाउट कितना होगा? यहां पर देखें, y1 के पास कौन रखा हुआ है, एक मास रखा हुआ है, कितनी दूर, r1 डिस्टेंस पे। तो मैं ये फिगर यहाँ पे फिर से बना देता हूं यार, कि ये एक मास है, वो यहाँ पर है मास, और ये दो एक्सिसेस है। दो एक्सिसेस क्या क्या है, y1 एंड y2 दे दिया हुआ है हमने नेम। सो लेट्स से ये नेम है y1 और ये नेम है y2। सो इसका y1 के अबाउट कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताएं। सिंपल है, y1 के अबाउट लेट्स से मैं बोल रहा हूँ i1, सो वो हो जाएगा m इंटू r1 का स्क्वायर। डाउट क्या किसी को इसमें? नहीं, गुड। अगर मैं बात करूं अबाउट y2, y2 के अबाउट, तो i2 क्या हो जाएगा, m तो वही रहेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सिर्फ r2 का स्क्वायर। R2 स्क्वायर। हाँ, तो मुझे लगता है ऐसा, इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। अभी बेसिक आइडिया सबको समझ आया कि मास इनटू किस बात पे डिपेंड करता है, वो कितनी दूर रखा हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक, ओके। पॉइंट नंबर 2, सोचो मल्टीपल मास आ जाए तो क्या होगा। मतलब सपोज ये है y और एक मास है m1 और एक मास है इस तरफ m2। तो बताओ m2 का पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आंसर? नेगेटिव। नेगेटिव, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट पहले भूल जाना है, क्या कि ऐसे नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता है इसमें। आप चाहे लेफ्ट में रखें या राइट में रखें। तो मैं यहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन हटाता हूँ, I1 हो जाएगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, ये लेट्स से R1 पे है और ये R2 पे है। तो पहली बात ये समझना है दैट I1 इज MR1 स्क्वायर M1 R1 स्क्वायर एंड I2 इज माइनस ऑफ M2 R2 स्क्वायर। तो ये गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं, इस नेगेटिव का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर? ओके, नो मीनिंग। तो इसका मतलब अगर हमें लिखना है I2, तो I2 का भी आंसर क्या होगा, M2 R2 स्क्वायर।
ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें सारे पार्टिकल्स हैं तो सारे पार्टिकल्स का लिख देना होता है। तो अगर सोचो मैं एक सिस्टम की बात करूं, डिस्क्रीट सिस्टम, फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, तो जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं हमारे स्क्वायर। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए जो आई ऑफ सिस्टम होता है वो क्या होता है, सारे पार्टिकल का अलग अलग आपको लिख देना होता है। ओके, तो बस ऐड अप करना होता है। तो अगर आपको एक डिस्क्रीट सिस्टम का चाहिए तो देखो कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं और सबका लिख दो, लाइक m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस लाइकवाइज। यार समझ आया सिस्टम का कैसे लिखना है, क्या करना है, सारे पार्टिकल का आई लिख देना है। समझ आया डिस्क्रीट का कैसे करना है। यस सर। ओके गुड, चलो एग्जांपल दे देते हैं, अभी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है ये कि 3 particles are kept in a like equilateral triangle। ओके, अभी देखिए कि कैसे इंपॉर्टेंस, देखिए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखिएगा कि क्या है। m मास के तीनों पार्टिकल हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलोंग पर हैं। ओके, अब देखें इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन, मतलब कैसे कैसे बन सकते हैं। लेट्स से इनका नेम ले लेते हैं ए बी सी। अभी क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of inertia of given system about an axis। ओके, कौन सी एक्सिस, नंबर 1, passing through one of its side। ठीक है, इसकी कोई एक साइड से पास हो रहा है, मतलब इधर ए बी और बी सी और सी ए। क्वेश्चन समझ आया, एक तो क्वेश्चन हुआ ये, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, पासिंग थ्रू vertex, any vertex and parallel to the opposite side। अच्छा क्वेश्चन समझेंगे, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, एक और क्वेश्चन ऐड अप होगा। पहला क्वेश्चन समझ आया कि एक्सिस किस टाइप की है, ये समझ आया क्या, पहला क्वेश्चन सबको समझ आया क्या है भाई, रीड यस करेंगे। सर। हाँ, Yes, वन ऑफ sir. इट्स साइड। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वर्टिक्स से पास करना है, तो वर्टिक्स से पास करने वाली तो बहुत सारी हो जाएंगी ना, कौन सी वाली चूज करनी है, पैरेलल। Parallel to the opposite side. मतलब ये वाली। समझ आया, ओके। थर्ड लास्ट पार्ट, passing through vertex, passing through any vertex। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पैरेलल और परपेंडिकुलर में बहुत कंफ्यूजन होता है, यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए। सो पासिंग थ्रू एनी वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। ओके, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है और एकदम समझ में आएगा सारा कुछ, बिल्कुल आइडिया एकदम क्लियर है। नंबर 1 पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि ये ट्रायंगल है और एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, किसी साइड से। तो लेट से कहाँ से पास करा देते हैं, ये साइड, किसी को कोई टेंशन। ये क्या है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। तो ये बताओ पार्टिकल ए बी और सी, ए और बी का क्या होगा, 0 0 जीरो। 0 पक्का सबको समझ आ गया ना, क्यों जीरो होगा, R 0 हो गया। आर जीरो है क्योंकि अगर वो एक्सिस पे ही पड़ गया तो डिस्टेंस तो कुछ हुई ही नहीं। तो ये कंफर्म है कि आई का क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो। ठीक। आई बी क्या हो जाएगा, जीरो। आई सी क्या हो जाएगा, एम इंटू एल स्क्वायर होगा क्या, एम इंटू एल स्क्वायर होगा क्या, नो सर। नहीं। एल इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दिस विल बी कॉल्ड एज आर सी। ठीक। तो इसका मतलब थोड़ा सा बताओ यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कितना होता है, 30 डिग्री। 30 तो इसका मतलब मुझे चाहिए डिस्टेंस ऑफ सी, आर सी चाहिए। तुम कौन सा एंगल लगा सकते हैं, कॉस थीटा लगा सकते हैं। सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। RC बाय हाँ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा बेस, आरसी और हाइपोटेनस कितना है, बी टू सी। तो इसका मतलब आरसी कितना आ जाएगा, बीसी कितना है, एल, लेंथ एल गिवन है आपको। तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 एल। तो ये वैसे याद भी रहना चाहिए, नहीं याद है तो एक तुरंत फास्ट कर लेंगे। तो अगर मैं आई सी लिखूंगा तो मैं आंसर इस तरीके से लिखूंगा, एम इंटू आर स्क्वायर, और m इंटू आर की डिस्टेंस कितनी गिवन है, √3l/2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई सी, ये हो जाएगा 3/4 ml²। अब आंसर देंगे क्या, आई सिस्टम। आई सिस्टम क्या हो जाएगा, सारे पार्टिकल का आंसर मिला देंगे। किसी को कोई डाउट क्या इसमें, आई सिस्टम क्या आ गया, 3/4 ml²। डन। चले तो अब आप लोग सॉल्व करेंगे किस वाले पार्ट को, सेकंड पार्ट को। पासिंग थ्रू एनी वर्टेक्स एंड पैरेलल टू द अपोजिट साइड। तो सेकंड वाला फिगर मैं बना देता हूं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, या डाउट हो तो अभी पूछ लो, वरना ये पूरे चैप्टर में तो एक दो लेक्चर आपको फिर समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि पूरे में यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चलने वाला है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार हमें क्या कंसिडर करना है कि किसी मास में से जा रहा है और पैरेलल है। डन। तो ये हुई हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मान लेते हैं ए बी एंड सी। चले सॉल्व करें। आई ए कितना हो जाएगा, आई ए कौन सी डिस्टेंस यूज करेंगे, परपेंडिकुलर क्लियर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अपनी आर ए। ठीक। तो अभी दिख रहा है कि ये वही वाली है ना जो थोड़ी देर पहले देखा था, कितनी है, √3/2। क्लियर। तो ये सिचुएशन है, सेम चीज हो जाएगा बी के साथ, सी के साथ। तो आई ए का आंसर क्या आ जाएगा, m इंटू एल स्क्वायर में √3l/2 लिखूंगा अब मैं। तो इसका मतलब हो जाएगा 3/4 ml²। आई बी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो वहीं पे। और आई सी भी कितना हो जाएगा, सेम, m इंटू √3/l/2 का स्क्वायर। अब मैं ये बता रहा हूँ कि बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम में ये तीनों अलग नहीं लिखने होते हैं, सीधे क्या लिख देना होता है, आई सिस्टम। और सिस्टम में भी ये पूरा बार बार नहीं लिखना, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, डायरेक्टली तीनों वैल्यूज को लिख देना है। तो 3/4 ml², ये सब डायरेक्ट होना चाहिए आपको, +0 + 3/4
ml square. So the answer must be for I system क्या होना चाहिए 3/2 ml square. समझ आ गया भाई ये क्वेश्चन कैसे किया? सिर्फ आय निकाला यार, बेसिक. मुझे नहीं लगता इतना कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात है. पार्टिकल का आय निकालना आपको समझ आएगा. पक्का? यस सर. ओके Yes, गुड. sir. चले थर्ड पार्ट यार. अब ये इंपॉर्टेंट है. ये थर्ड पार्ट आपको पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो ये थर्ड पार्ट को मतलब मैं ऐसा हाईलाइट कर लेता हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है. ओके तो सपोज ये एक प्लेन है, ठीक है. तो इस तरीके से फील करेंगे. ये x है, ये y है, ये z है. Clear? So if I consider x and y as a plane, suppose x and y अगर ये plane है, तो then this z axis is called perpendicular to the plane. और ये जो into the plane होगा, ये अंदर वाला z axis होगा. ठीक है. तो मैं समझाने का मतलब पर्पस क्या है इसमें, क्या when we discuss xy plane, तो xy plane इस पेपर में है, then z is axis, then z is axis perpendicular to the plane of paper, or I'll say xy plane. ठीक. तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब है क्या, इन एंड आउट. ओके, एन एक्सिस विच विल बी परपेंडिकुलरली पेनेट्रेटिंग टू द प्लेन. तो अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं हमारा वाला, तो पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा. अब मैं 3D में ऐसे बनाने का ट्राई करता हूं कि समथिंग लाइक दिस, एक एक्सिस कुछ ऐसी. ओके. अब ये 3D में आप समझ पाएंगे कि नहीं, बट काम की बात यहाँ पर ये है. रुकें मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. ये एक्सिस ऐसे दिखाते हैं. इसका मतलब है अगर मैंने लिख दिया कि दिस एक्सिस इज, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया क्या कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट लिख दिया क्या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर. इतना पूरा नहीं लिखते प्लेन ऑफ पेपर, सिर्फ लिखते हैं क्या परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर अगर टर्म लिख दिया, मतलब इसका ये है कि ये इस वाली एक्सिस से भी 90 डिग्री बना रही है और इस वाली एक्सिस से भी 90 डिग्री ही बना रही है. इसका मतलब प्लेन के ऊपर है. क्लियर? तो इसे यार फील करके कर सकते हैं, ऐसे फिगर में नहीं बना सकते. तो मैं बताऊं कि इसका मतलब क्या है कि ये अगर बॉक्स है और अगर बोल दिए कि एक्सिस पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर, तो मैं कैसे शो कर दूंगा, ऐसे क्रॉस. क्रॉस मतलब एक्सिस कहाँ जा रही है, इनटू जा रही है, इनटू द प्लेन. ठीक. तो आपको ऐसे फील करके करना पड़ेगा. तो बताइए समझ आया? इसे मैं 2D में आपको दिखाता हूं कि सपोज एक टेबल है आपके पास. तो ये सपोज टेबल है. ओके, ये टेबल है. ठीक है. 3D व्यू में हम देख रहे हैं कि अगर ये टेबल है और ये हो गया उसका प्लेन. सो ये जो येलो हाइलाइटेड है ये हो गया अपना प्लेन ऑफ टेबल और प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है. तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब ये वाली, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन. बात समझ में आई कि एग्जैक्टली मतलब क्या है. ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर और ये हो गई उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस. अब मैं इतनी कहानी क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि जब भी ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये बार बार आएगा ही फील करने में
कि सर परपेंडिकुलर फील नहीं हो रहा है, लेकिन अभी फील होगा। देखें, ये जो ट्रायंगल था ये मैं अब यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे। लेट्स से वो पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, तो इसका मतलब जब आप परपेंडिकुलरली देखोगे तो अभी अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो आपको लगेगा कि सर ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, अलग है। नहीं, लेकिन अगर ये एक्सिस परपेंडिकुलर है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये डिस्टेंस भी कितनी है, एल है। ओके, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, एल। इतनी बात अगर किसी को नहीं समझ आई तो अभी पूछें। देखें, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस देखते हैं तो आपको ऐसे प्रॉपर फील करके रखना पड़ेगा कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये ब्लैक जो हमने यहाँ पर बना दी, ठीक है। अगर हम इससे देखेंगे तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे बोल दोगे आप कि सर ये डिस्टेंस एल है बट ये डिस्टेंस कुछ और है, आप ऐसे फील करेंगे। बट ये एक्सिस ऐसे नहीं है, ये जब प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आप इससे मेजर करोगे तो ये भी एल दिखेगा और ये भी एल दिखेगा। ये बात समझ आ गई या नहीं? ये फिगर समझ आया या नहीं? अगर ये नहीं आया तो आपको फिर 3D में बहुत प्रॉब्लम होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस। और अगर ये समझ आ गया देन नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। समझ आया कि दोनों एल डिस्टेंस पर होंगे अगर एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। बताएं, किसी को डाउट क्या? नो सर। ओके, No, sir. गुड। तो अब हम नेम लिख लेते हैं और आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब सॉल्व कर लेंगे। आई ए तो 0 रहेगा, आई बी कितना हो जाएगा, एम इंटू एल स्क्वायर, एंड आई सी कितना हो जाएगा, सेम एम इंटू एल स्क्वायर। सो आई सिस्टम फॉर दिस केस क्या हो जाएगा, आई ए प्लस आई बी प्लस दिस, तो मैं डायरेक्टली अब ऐड करूंगा 0 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई सिस्टम कितना आ जाएगा, 2ml स्क्वायर। पता है डिस्क्रीट सिस्टम में किसी को परपेंडिकुलर वाले में डाउट आया क्या? नहीं? चले तो अब सॉल्व कर लेते हैं यार। अब एक और क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे आपको और आइडिया बेटर लगेगा। चले एक एग्जांपल देते हैं, ये आपको सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में मैसेज करना है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, सारे आंसर ऐसे ml स्क्वायर फॉर्मेट में ही रहेंगे ना, सिर्फ फैक्टर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ml स्क्वायर नहीं लिख पा रहे हो आंसर्स में तो फैक्टर बस लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा कि एग्जैक्टली का आंसर किस टर्म में आ रहा है। देखें, so these particles are in the form of a square, L लेंथ का एक स्क्वायर बना रहे, सारे m मास के पार्टिकल्स हैं। ओके, सो सॉल्व करें। फाइंड आई सिस्टम अबाउट एक्सिस नंबर 1, एक्स एक्सिस के अबाउट, नंबर 2 वाई एक्सिस के अबाउट, नंबर 3 जेड एक्सिस के अबाउट, नंबर 4 diagonal about axis passing through diagonal। ओके, सॉल्व करें यार सब लोग। आंसर इट लाइक एक्स के आगे क्या आंसर आएगा, वाई के आगे क्या आंसर आएगा, लाइकवाइज।
ओके चले देख लेते हैं। वेरी गुड यार, काफी लोगों ने आंसर कर दिया। ठीक है ठीक है, अभी आंसर नहीं करें, काफी लोगों ने सही आंसर कर दिया है। फोर्थ पार्ट का आंसर करें, ये सारे तो ठीक है। फोर्थ पार्ट का आंसर देखें, ये फिर सारे ही सॉल्व करते हैं। चलो अच्छा देखिए, सारे ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले आई एक्स, यार अब मैं पूरा फिगर नहीं बनाऊंगा। आई एक्स मतलब क्या होगा, एक्स के अबाउट अगर हमें देखना है तो किनका जीरो हो जाएगा, पहले तो जीरो हो जाएंगे ना। आई एक्स के अबाउट क्या होगा, जीरो प्लस जीरो प्लस थर्ड का क्या होगा आई एक्स के अबाउट, एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, ये एक्स एक्सिस है, ये कितनी दूर है, L. एल आई। L हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा एम इन टू एल स्क्वायर, प्लस अगले का भी क्या आएगा एम इन टू एल स्क्वायर। तो कितना दूर हो गया आंसर, 2 ml स्क्वायर। सेकेंड आई वाई भी देखें, सो आई वाई भी क्या हो जाएगा, वाई के केस में क्या होगा, वाई के केस में इसका जीरो, बट इसका एल हाइट रहेगी वाई से, इसका भी एल हाइट रहेगी, और लास्ट वाले का फिर जीरो वाई के अबाउट। तो वाई के अबाउट क्या होगा, पहले का जीरो, दूसरे का एम एल स्क्वायर, तीसरे का एम एल स्क्वायर, फिर फोर्थ का फिर से जीरो। आंसर क्या रहेगा बीबी, 2 ml square. थर्ड देखते हैं अबाउट जेड। जेड यार इंपॉर्टेंट है, जेड आप समझो, जेड मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अगर आप परपेंडिकुलरली देखोगे तो क्या मतलब, समझ गए, तीनों पार्टिकल, पहला पार्टिकल तो जीरो, बट ये कितनी डिस्टेंस पे दिखेगा, एल, L. एल पे दिखेगा क्या, नहीं, सेकंड वाला L root no 2. एल रूट टू। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कुछ ऐसा है, मैं इस तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा सा 3D में बनाने का ट्राई करता हूँ मैं, कि ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि ये प्लेन है और इस एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए, दिस इज लाइक अ जेड एक्सिस, ये एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस एल ही है, परपेंडिकुलरली इसे भी देखोगे तो ये एल ही दिखेगा, और ये वाली देखोगे तो एल रूट टू दिखेगा। तो ये हमने 3D में थोड़ा सा बना के देख लिया कि बेटर फील रहे कि कैसे करना है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला तो जीरो, सेकेंड वाला एम एल स्क्वायर, थर्ड वाला एम इन टू एल कितना है, एल रूट टू का स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 ml स्क्वायर। ठीक है, ये एल रूट टू क्या बन जाएगा, 2l स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरीके से हम जेड के अबाउट फाइंड कर सकते हैं। चले डायगोनल के अबाउट देखें। डायगोनल के अबाउट मतलब एक्सिस प्रॉपरली ऐसे रखा हुआ है और डायगोनल के अबाउट चाहिए। तो डायगोनल मतलब इस बार ये वाली एक्सिस ना, तो इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी ये वाली। तो ये तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डायगोनल बाई 2, तो इसका मतलब एल रूट टू बाई L root 2 by 2. L root 2 by 2. 2। तो ये कितना हो गया, एल बाई root Root 2 2. Root 2. हो गई हमारी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाकी अपन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आए सॉल्व करेंगे तो पहले का आए क्या होगा जीरो, सेकंड का क्या होगा एल बाई टू, एल बाई रूट टू का स्क्वायर, प्लस थर्ड का जीरो, फोर्थ का भी यही एम एल बाई रूट टू का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, और डायगोनल के अबाउट आई कितना आ जाएगा फाइनली, L square. एम एल स्क्वायर। ओके, तो मुझे लगता है यार आप लोग को फील आ गया है कि डिस्क्रीट सिस्टम में किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। डन, सबको समझ आया डिस्क्रीट में। Yes, sir. ओके, yes sir Yes, sir. परपेंडिकुलर वाला फील आ गया ना भाई, परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं। ओके गुड yes sir गुड। चले तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बट मैंने पहले भी जैसे बताया कि नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा टफ वाला है, मतलब क्या। सर हाँ, वो डायगोनल वाला था वो XY प्लेन से ही जाएगा ना? डायगोनल प्लेन, हाँ, और कोई डायगोनल भी पॉसिबल है क्या, नहीं, पूछ रहा था. इधर डायगोनल तो दो ही पॉसिबल है ना, इधर ये वाला रहेगा या तो फिर ये वाला रहेगा। ठीक है, हाँ सर. ओके। चले तो अब नेक्स्ट वाला मैं अब इतनी मेहनत नहीं करके डायरेक्ट आंसर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग तुरंत ही लिख पाएंगे आंसर। चले आप समझ गए क्वेश्चन क्या होने वाला है।
सो ये क्वेश्चन है और हमारे पास 8 पार्टिकल्स हैं इस बार। ओके m, और ये क्यूब का साइज कितना है l। डन। तो चले अभी एग्जांपल का डायरेक्टली ही लिख देते हैं, आप समझ जाएं। अबाउट x एक्सिस अगर मुझे लिखना है i x, बताए क्या होगा अबाउट x एक्सिस? किनका जीरो होगा? सिर्फ 2 point. 2 points. 2 2 points. पॉइंट्स का। बाकी सब लोग l डिस्टेंस पर है क्या? नहीं। Yes. No, sir. No, अरे sir. ये No, डायगोनल sir. है ना, 2 point नहीं है। 2 पॉइंट नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि यार अब मैं पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे कि 2 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्टिकल का हो गया 0। फिर इधर वाले 2, मतलब ये जो 2 हैं यार, देखें सब लोग देखें फिर से, ये जो है और ये वाला, ये दोनों कितने ही डिस्टेंस पे हैं? l L. डिस्टेंस पे ही है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि 4 पार्टिकल्स रहेंगे किस पे? ml स्क्वायर पे। L. ठीक। सो 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 हो गए, 2 बाकी हैं। सो ये जो बाकी बचे 2 हैं ये किस पर है? अच्छे से देखेंगे अगर हम तो L by डायगोनल पे हैं। कितने पे? L to 2. L root 2. L to एल रूट 3 तो नहीं है ना? एल रूट 3 क्या होता है? एल रूट 3 क्या होता है? वो अपोजिट मतलब बीच का डायगोनल। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डायगोनल होता Longest. है एल रूट 3। मतलब अगर मैंने ये क्यूब देखा है, अगर ये क्यूब का डायगोनल। हाँ क्यूब का डायगोनल होता है, वो होता है एल रूट 3। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि तुरंत एल रूट 3 मत मार्क कर देना। ये जो होता है ये ये वाला क्यूब का डायगोनल जो होता है ये होता है एल रूट 3। ठीक। बाकी स्क्वायर फेस का डायगोनल एल रूट 2 ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? एम इन टू एल रूट 2 का स्क्वायर। Square. क्लियर? सो आंसर कितना आ जाएगा यार? यहाँ पर 2 टाइम्स है ये, और एल रूट 2 मतलब 2 टाइम्स और 8 ml. 8 ml स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर देख के तो लग रहा है 6. नहीं, 4 ये हुआ और 2 टाइम्स है ना, 2 है ऐसे, 8 ml square. 8 ml स्क्वायर आ जाएगा। ओके आई The वाई के बाद 16. किसका 16? 4. हाँ सर 8. Sorry. एल रूट 2 का स्क्वायर 2 हुआ और 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इधर से 4 इधर से 8 हो गया टोटल। अच्छा अब देखो y के अबाउट, तो y के अबाउट भी बिल्कुल वही सिमेट्री मिलने वाली है। समझ आया? सेम चीज मिलने वाला है कि 2 ऐसा एज पे हैं और 2 वैसे हैं। डन। तो आई वाई भी क्या आएगा? बिल्कुल सेम। इवन आप आई जेड भी चेक करोगे तब भी क्या आने वाला है? सेम। 4 बचे होंगे, 2 डायगोनल पे होंगे, तो काम बन जाएगा उसको। तो ये भी आएगा क्या? सेम। 8 ml स्क्वायर, 8 ml स्क्वायर। पता है कोई डाउट किसी को? चीजें समझ में आ गई? ठीक है। तो मतलब आपको परपेंडिकुलर के बारे में भी काफी सारी चीजें समझ में आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था किसके लिए? डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। अब हम थोड़ा सा अच्छा वाला और टफ वाला चीज डिस्कस करेंगे। क्या? कंटिन्यूअस सिस्टम। ओके। कंटिन्यूअस सिस्टम में आपको याद है सेंटर ऑफ मास में क्या करना पड़ा था? बिकॉज सारा पार्टिकल दूर दूर था, तो आपको पूरा क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा एलिमेंट वाइज चूज करके। मतलब लेट्स से आपका रैंडम ऑब्जेक्ट है और मुझे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट चाहिए। तो अगर डिस्क्रीट होता तो इस तरह होता, m1 कितनी दूर है, m2 कितनी दूर है, m3 कितना दूर है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? एक एलिमेंट एज्यूम करते हैं कि लेट्स से ये एक छोटा सा एलिमेंट है और इसका मास कितना है? dm। तो हम देखते हैं कि ये मास कितना दूर है यार। लेकिन ये मास तो देखो यार कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे 2 डिस्टेंस हो सकती है ना इस मास की। तो क्या देखेंगे कि ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर है? ये
क्लियर? इसको हमने बोला है क्या? आर। और क्या करेंगे, इस एलिमेंट को पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि छोटा सा डी आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट का कितना हो जाएगा, लेट्स से स्मॉल डी आई, वो क्या हो जाएगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? अगर सिस्टम की बात करूं, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, अगर पूरे सिस्टम का देखेंगे तो आई पूरा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी आई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद प्रॉपर लिमिट्स। तो डी आई मतलब बेसिकली क्या है, डी एम इंटू आर स्क्वायर ही है ना, क्लियर? सो बेसिकली इट इज नथिंग बट डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये है। तो ये हमें फॉर्मूला रहेगा कि अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसके लिए, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए। अच्छा याद है कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए मैंने सेंटर ऑफ मास में क्या बताया था, इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था आपको, लेकिन लास्ट में हमने क्या बताया कि जितने नोन ऑब्जेक्ट हैं हमारे सिलेबस में, हम उनका क्या कर लें, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट अगेन क्या कर लें, लर्न करके रख ले तो काम बन जाएगा ना। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाएंगे निकालना, लेकिन विल प्रेफर क्या, लर्निंग। ओके, तो चले स्टार्ट करते कंटिन्यूअस सिस्टम से। सबसे फेमस कंटिन्यूअस सिस्टम थिन रॉड, क्या, थिन रॉड। तो चले देखें, सपोज इसके एज पे आप एक एक्सिस हम कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट्स से थिन रॉड है, मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है, मास क्या है, m है, और लेंथ l है। ओके, हमें इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट हमें चाहिए। तो बताओ कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, एक भाई सेंटर ऑफ मास में सिखाया है क्या, सेंटर ऑफ मास। हाँ, अरे सेंटर ऑफ मास नहीं, सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट। एलिमेंट सबसे पहले एज्यूम करना है। आप लोग को एटलीस्ट आना चाहिए ही ये। तो ये हमने क्या एज्यूम किया कि एलिमेंट है, लेट से इसकी लेंथ कितनी है, डीएल dx, dx और ये कितनी दूर है, x डिस्टेंस पे है। एक्सेस एक्स डिस्टेंस पे हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा सॉल्व करने के लिए, फॉर फुल रॉड, यस, 0 to x 0 to x 0 to x नहीं, फॉर फुल रॉड x 0 कहाँ to से l कहाँ तक होना चाहिए, x शुड बी 0 to l l, एल। ठीक है, x को हमें 0 to l तक लेना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और कि फॉर्मूले में छोटा सा मास आता है dm, तो क्या सिखाया भाई, dm को कैसे लिख सकते हैं, बताएं? m by l M by dx। L into dx. वेरी गुड। m by l dot dx ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पर है, लेंथ में, बिकॉज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे इनटू dx डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। चलिए लिख लेते हैं आई का फॉर्मूला। आई का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और डी आई कैसे लिख सकते हैं, dm इंटू डिस्टेंस, कितनी दूर है, एक्स स्क्वायर। अब dm को क्या लिख सकते हैं, m बाई एल इंटू डी एक्स। ओके, और लिमिट क्या है, 0 टू ऊपर वैल्यू l तक, x को कहां तक लेके जा सकते हैं, l तक। अच्छा, m बाई एल तो कांस्टेंट है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m बाई एल क्या है बाहर। अब इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, एक्स स्क्वायर dx का, कहां से कहां तक, 0 टू l तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी m बाई एल, और इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x cube by 3। X एक्स cube by क्यूब बाई 3। अब लिमिट रख देंगे 0 टू l,
तो इसका मतलब क्या होगा, 0 तो कैंसिल हो गया, एल क्यूब आएगा और एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एल क्यूब माइनस, मैंने 3 बाहर निकाल लिया, ठीक है, 1/3 बाहर ले लिया, तो ये आ गया आंसर। ठीक, इसका मतलब इसके आय का आंसर क्या होता है, रॉड के आय का आंसर क्या होगा, ml² ml² 3। 3। और रट लो इसे, बिल्कुल अभी रट लेना है सबको, अभी याद कर लो। मैं किसी से भी कभी पूछूंगा तो ये मत बोलना अरे सर आई नो कि हाउ टू डिराइव, डिराइव नहीं कर सकते बेटा एग्जाम में। एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, रॉड दी है, एच के अबाउट क्या आंसर आएगा आय का, ml cube by 3. एल स्क्वायर ना स्क्वायर, भाई क्यूब क्यों करने लग गए, सॉरी गलती कर दी मैंने, ml², भाई डायमेंशन मिसमैच मत कराओ, ml² 3, ml square by 3. याद रहेगा सबको। अच्छा, इसकी एक प्रॉब्लम, ये किसके अबाउट है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, H। यस, एन एक्सिस पासिंग थ्रू एज। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरी एक्सिस के अबाउट कुछ और भी हो सकता है, तो लेट से आपको सॉल्व करना है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन बन गया, ये रॉड है बट वो जो अब एक्सिस थी वो कहां से कहां पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, समझ आया, एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी कैसी है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो क्या बदल गया, क्या एलिमेंट बदलेगा क्या कुछ ऐसा, नहीं, एलिमेंट अभी भी ऐसे छोटा सा dx रहेगा, डिस्टेंस कितनी रहेगी x। बस ये बताओ, ये पूरी रॉड क्रिएट करने के लिए x कहां से कहां तक वेरी करना पड़ेगा हमें, एलिमेंट कहां से कहां जोड़ेंगे तो ये रॉड बन जाएगी, क्या 0 to l/2 में काम हो जाएगा, 0 to L। L by 2 to L. हाँ, l/2 to l नहीं, 0 to l/2 हुआ, ये इधर से भी तो लेना पड़ेगा ना x को, और आपको बताया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x डिपेंड करेगा 0 to -l/2 प्लस l/2। किसी को कोई डाउट तो बताओ यार जल्दी, ये समझ आया या नहीं, x को कहां से कहां तक लेके जाएंगे, अरे भाई ये पोजीशन है -l/2 और ये पोजीशन क्या है L by l/2, तो पूरी रॉड अगर आपको क्रिएट करनी है तो x इज इक्वल टू -l/2 से +l/2 जाना पड़ेगा, नहीं समझ आया क्या, 2. अब यार सॉल्व करना है तो चलो सब लोग जल्दी से सॉल्व करो, आंसर देखें क्या आता है, सॉल्व करें, देखें किसको आंसर आ जाता है, पूरा ही वैसे सॉल्व किया है, देखो मैं सॉल्विंग दिखा देता हूँ आपको, ये सिर्फ आपको कहां से कहां तक इस बार करना है, L by 2 to L. पहले सॉल्व करें और आंसर निकालें जल्दी से, जिसका आंसर आ जाए वो बता सकता है सॉल्व करके। जल्दी से सॉल्व करना है यार, इतना टाइम नहीं लगाना है। -ml² 6। नहीं, गलत, ट्राई करें और, -ml² 3। नो, अरे आए माइनस में नहीं आता है ऐसे, माइनस मतलब वो अभी बताया था ना कि आगे ml square by 4. ml²/4 नहीं, क्या ऐसे क्या ABCD 1 2 3 चल रहा है क्या, एकदम कैलकुलेट करके बता रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो,
आर्य बताएं। ml square by 6 आया। ml स्क्वायर बाई 6 आया, गलत आया। और कोई? ml square by 12। ओके, ml स्क्वायर बाई 12 करेक्ट है। ठीक है, तुम लोग यार छोटा सा इंटीग्रेशन का वैल्यू भी नहीं रख रहे हो तुम लोग। चलो देखें क्या गलती कर रहे हो। अभी हमारा कंफर्म है कि आई हमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। डी आई मतलब छोटा सा मास इनटू उसकी लोकेशन। अभी हमें कंफर्म है कि डीएम को हमने क्या लिखा है, एम बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, सो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यार एम बाई एल बाहर आ जाता है, और याद रखो यार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स क्यूब बाई 3। 3 को भी बाहर निकाल लेंगे, लिमिट क्या रखनी है, माइनस एल बाई माइनस 2 प्लस एल बाई 2। अब यार लिमिट रखने का तरीका ही गलत कर रहे हो, और क्या करोगे गलत। सो एम बाई 3 एल, 3 हमने बाहर किया, एल बाई 2 रखेंगे, तो जब एल बाई 2 रखेंगे तो ये हो गया एल बाई 2 का क्यूब माइनस, लिमिट माइनस वाली रखेंगे ना, तो माइनस एल बाई 2 का क्यूब करेंगे। पता नहीं तुम लोग क्या सॉल्व करते हो यार। एम बाई 3 एल, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो एल बाई 2 का क्यूब क्या होगा, एल क्यूब माइनस 8 माइनस, अब ये माइनस क्यूब करोगे तो माइनस ही आंसर आएगा ना। सो माइनस माइनस क्या बना देगा इसे, प्लस एल क्यूब बाई 8, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एल क्यूब बाई 8। तो ये कितना हो गया, एम बाई 3 एल इंटू 2 टाइम्स ऑफ एल क्यूब बाई 8। तो यार एक एल कैंसिल आउट हुआ, 2 से 8 कैंसिल आउट हुआ, 4, 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 12। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। और मैं बता रहा हूँ यार, इसको याद रखना है बिल्कुल। जैसे क्लास 10th के सर्टिफिकेट में अपना डेट ऑफ बर्थ याद रखते हो ना, उस तरीके से बिल्कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे याद होने चाहिए। ये समझ जाओ कि पूरे क्लास का डेट ऑफ बर्थ याद रखना है। इस टाइप में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, अदरवाइज आगे के क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो 2 चीजें याद हुई अभी हमें, क्या क्या याद हुआ, रॉड का एज के अबाउट क्या आंसर है, आए ml square by 3 ml square by ml 3। square by एम एल 3 स्क्वायर बाई 3, और बीच वाले के ml एम एल स्क्वायर बाई 12। square by 12 अच्छा, तो एक चीज यार फील करो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आंसर कम आया है। हाँ, अरे डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, क्या समझाना चाह रहा हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस से, कि ये जो रॉड है इसका हमने एज के अबाउट निकाला, आई एज, और इसका हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला, आई सेंटर ऑफ मास। सो हमने देखा बाई फॉर्मूला कि आई सेंटर ऑफ मास इज लेस देन आई एज। सो व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, मास तो अभी भी रॉड का सेम है, बट क्या है कि आई डिपेंड्स अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिग्निफिकेंस है आई डिपेंड्स अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखिए फील करें, मतलब ये है कि m तो ठीक है, बट इनटू आर स्क्वायर है ना, मतलब डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर। मतलब मास से ज्यादा क्या मैटर करेगा, कि मास कितनी दूर रखा हुआ है। ये बात समझ आई सबको, m इंटू आर स्क्वायर में मास से ज्यादा मैटर करेगा कि दूर कितना रखा हुआ है वो मास, क्योंकि उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में, इस केस में बहुत सारा मास दूर है, डिस्टेंट है। क्लियर, बात समझ में आई, एज कंपेयर टू सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है, डबल है, मास एकदम डबल फील हो रहा है, 2 टाइम्स है आंसर, लेकिन डिस्टेंट नहीं है। बात समझ आ गई ये वाली यार।
तो ये जो पॉइंट है इट इज नॉट इनफ डिस्टेंट एज इन फर्स्ट केस। समझ आ गया कि नहीं? बताओ कि क्यों एज के अबाउट ज्यादा आना चाहिए? क्योंकि ये जो मास है वो दूर है काफी, किसमें? फर्स्ट केस में। जबकि इस केस में मास क्या है, L/2 से भी कम में है सारा, और इसमें सारा मास कहाँ पर है? L/2 से तो काफी ज्यादा है, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इसलिए ये फर्क यहाँ पर पड़ा। मतलब समझ आया या नहीं आपको यार? Yes, sir. ओके, एक और फील दे देते, एक और क्वेश्चन फील कराते हैं तो और बेटर आइडिया आ जाएगा। लेट्स से एक ट्रायंगल दे देता हूँ। अच्छा, कंपेयर करना है कि ये एक ट्रायंगल है, उसका दिस इज लाइक एक्सिस I1, सेम मास, दिस इज लाइक एक्सिस I1, और एक में ट्रायंगल को उल्टा कर देते हैं। सेम मास है, ट्रायंगल सब कुछ वही है, डायमेंशनली वही है, वो मत देखना कि सर आपने सेकंड वाला फिगर थोड़ा सा छोटा बना दिया। देखिए, लेट्स से I2 है, बताएं I1 I2 में कौन सा ज्यादा होगा? I2। I2. सबको समझ आया क्यों? क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ मास दूर ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, दूर तो सेम है बट m क्या है, लेस है। मास क्या है, लेसर है, जो कि r डिस्टेंस पे, l डिस्टेंस पे, और यहाँ पे क्या है, ज्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आया? तो इस केस में इसका मतलब क्या होगा, I2 इज ग्रेटर देन I1। कोई डाउट है इसमें? बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें? देखो फीलिंग क्या है एग्जैक्टली मैं बताऊं कि ये जो प्लेट है सेम डेंसिटी की है, तो बाहर तरफ ये ज्यादा मास कैरी कर रहा है ना। ये इतनी प्लेट भी लोगे तो ये काफी सारा मास है एज कंपेयर टू ये। तो जब भी m इंटू आर लिखोगे तो m काफी ज्यादा है, आर स्क्वायर तो पूरा सेम है दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो एग्जांपल से अलग अलग बात बताई। क्या पहले एग्जांपल में क्या चीज सेम थी, मास, और क्या चीज डिफरेंट थी, Length. डिस्टेंस कितनी दूर है वो मास। और इन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि डिस्टेंस सबका Distance. सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, मास। इसमें मास बाहर की तरफ ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एक रिंग है सेम मास की और एक डिस्क है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा सेंटर के अबाउट? एक रिंग है, एक डिस्क है सेम मास की, लेट्स रिंग का Ring रिंग का. का। क्यों? क्योंकि सारा Ring. मास एकदम आर डिस्टेंस रिंग पे है। रिंग का हाँ, तो सारा मास एकदम आर डिस्टेंस पर है, जबकि इसमें क्या है, काफी सारा मास ऐसा थोड़ा सा आर में है, फिर नेक्स्ट मास थोड़ा ज्यादा वाले आर पे, लास्ट में जाके काफी कम मास बचेगा ना। तो कंपैरेटिव जो पार्ट है आई गेस वो आपको समझ में आ गया कि इसका आय का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आप जस्ट ज्योमेट्री देख के बता सकते हो कि इसका आय ज्यादा होगा या कम होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू हम कुछ ही एलिमेंट्स की देखेंगे, लेकिन हम कंपैरिजन बता सकते हैं कि किसका ज्यादा होगा और कम होगा। ठीक, तो इस पे एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो भी आ जाता है। क्या, लेट्स से प्लेट की बात कर लेते हैं, जैसे हमने उसमें बात की थी रॉड की, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थिन प्लेट। ओके, थिन प्लेट की बात करते हैं। थिन प्लेट मतलब फील करके थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेट्स से ये एज है और ये प्लेट है। ओके, सपोज ये प्लेट है, सो मैंने स्क्वायर नहीं लिया हुआ है, जिससे हम एक थोड़ा डिटेल्ड आंसर निकालेंगे और फिर बाद में स्क्वायर के लिए भी। लेट्स से इसकी विड्थ है b और ये है लेंथ l। इसका हमें एज के अबाउट चाहिए। तो क्या लगता है, क्या कोई प्रीवियस डेटा इसमें काम आ रहा है? क्या लगता है इसमें एलिमेंट कैसा चूज कर लेना चाहिए? इसमें
हमें अपना पुराना नॉलेज यूज करके कैसा एलिमेंट चूज कर सकते हैं इसमें? कॉर्नर पीस। अरे इसमें एक रॉड चूज कर डोर सकते का हैं। एग्जांपल। हाँ, क्योंकि रॉड हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है ना, तो इसका एलिमेंट हम क्या चूज कर सकते हैं? थिन रॉड। रॉड की डेप्थ नहीं दी थी ना, तो इसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट वो क्या चूज कर सकते हैं हम? रॉड टाइप में। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसे इंटीग्रेट करने की जरूरत कब पड़ती है? जब बदल जाए, मतलब कुछ ऐसे हो जाए अगर। तो यहाँ पे क्या था, रॉड की लेंथ कितनी है? एल। यहाँ पे रॉड की लेंथ कुछ ज्यादा है, बढ़ यहाँ पे गई। रॉड की लेंथ कुछ ज्यादा है। तो इसका मतलब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा एम एल स्क्वायर इसको सारे लेंथ के लिए, तो एल अलग अलग आएगा ना, लेकिन प्लेट में क्या होता है, एल सेम होता है। तो क्या इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। नो सर। इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। और अगर रॉड की लेंथ नहीं बदल रही है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, आई फॉर प्लेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आई रॉड फ्रॉम 0 to b, clear? But I rod is same। ठीक है, मतलब सबका क्या है, सेम फॉर ऑल 0 to b। 0 to b तक पूरा सेम है, तो इसका मतलब क्या, सबको मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं ना, इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्लियर? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, लेट्स से m1 इंटू एल क्यूब बाई 3 प्लस m2 इंटू एल क्यूब बाई 3। अच्छा, अब काम की बात क्या होगी, ये सारे m मिला के क्या बन जाएगा? मास ऑफ सिस्टम। मास ऑफ ठीक। सिस्टम बन जाएगा, एग्जैक्ट। तो ये हम इंटीग्रेट करने से बच गए और हम आ गए लॉजिकल एस्पेक्ट में। तो अब फर्क देखो, जो लेक्चर अटेंड करते हैं, जो लेक्चर अच्छे से सुनते हैं, और एक नॉर्मल से में ये डिफरेंस आ जाता है कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना लॉजिक कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में ऐसे फील कर सकते हैं कि अगर मैंने एक छोटा रॉड लिया हुआ है, एक छोटा रॉड, तो ये रॉड कितने सारे मैं ले लूं, किसी का लेंथ अगर चेंज नहीं हुआ तो सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और जब मैं पूरे मासेस को मिला दूंगा तो टोटल मास बन जाएगा ना। तो इसका मतलब इवन इस प्लेट का आंसर क्या आ जाने वाला है, एल स्क्वायर बाई 3 कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस लाइकवाइज m टोटल। तो इवन इस रॉड का भी आंसर क्या आ जाने वाला है, आई ml स्क्वायर बाय ml 3। square by 3. एल स्क्वायर बाई 3। क्या बी का कुछ यूज हुआ? नो सर। नहीं हुआ। तो बेसिकली बी उस ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, बी बस सेट्स बढ़ा रहा है कि बहुत सारे रॉड्स हो गए हैं, तो हमें सबका मिला के ही मास दिया है ना। अगर हमें बोल देता कि एक थिन रॉड का मास इतना है, फिर ऐसे 50 रॉड्स कर देता, तो फिर हम 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। लेकिन अभी हमें सब पूरा 50 मिला के ही मास दिया है, तो हम डायरेक्टली कर सकते, बी का बेसिकली कोई यूज नहीं रहेगा। आइडिया समझ आ गया भाई सबको? यार बता, यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। ओके गुड। तो ठीक है, ये सिचुएशन में मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को आइडिया हो गया। अब क्वेश्चन बदल कैसे जाता है, इंटीग्रेशन की जरूरत कब पड़ती है, कब ये लर्न वाला चीज काम नहीं आता है, क्या, व्हेन रॉड इज व्हेन रॉड इज नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या समझाया था कि जो हम डीएम लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, मास ओवर लेंथ। सोचो पूरी लेंथ में अगर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है मास, तो फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, उसका लेमडा लिखते हैं ना, मास पर यूनिट लेंथ, इनटू फिर अपना एक्स लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इफ रॉड इज नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन लाइक इट्स mass per unit length, its mass per unit length
is given like this: lambda is equal to lambda naught into x, where lambda naught is constant. Clear? And its mass and length are m and l. ये है। तो फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा? तब आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो ये रॉड है, हमें इसके एज के अबाउट आंसर बताना है। लेट्स से इसके अबाउट हमें चाहिए, आय चाहिए, तो ये याद रख लेना है कि आंसर आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। ये नहीं होगा। समझ आया क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एलिमेंट है उसका मास आप अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। तो पैटर्न वही है, एलिमेंट क्या है? dx है, कितनी दूर है? x है। बट जब आप dm लिखोगे तो क्या dm आप m ओवर l इंटू एक्स लिख दोगे क्या? नहीं। कैसे लिखेंगे dm इसका? m अपॉन l नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? बताएं यार, कैसे लिखेंगे इसका dm? मास पर यूनिट लेंथ, ये अल्फा नॉट एक्स। हाँ अल्फा, या मैंने लेमडा बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर? मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लेमडा इंटू dx। ठीक है, और क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट इंटू दिस x dx। अच्छा, एक प्रॉब्लम, हमें क्या लेमडा नॉट की वैल्यू पता है क्या? नहीं, लेकिन हमें क्या पता है? हमें क्या पता है? टोटल मास। तो अगर मैं dm को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मास मिल जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं dm को अगर इंटीग्रेट कर दूं 0 टू l डिस्टेंस तक के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? एम। टोटल मास मिल जाएगा। और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो मैं आंसर यहाँ पर लिखूंगा, ये हो जाएगा लेमडा नॉट l स्क्वायर बाई 2। ठीक। अच्छा, रीजन मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सेंटर ऑफ मास में क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ dm नीचे डिवाइड में था, तो क्या हो रहा था? कैंसिल हो जाता था। यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हमें निकाल के वो रख लेना चाहिए था। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया? dm इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए जल्दी से इंटीग्रेट कर देते हैं। dm को हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा नॉट इंटू एक्स इंटू dx, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया यार? लेमडा नॉट एक्स क्यूब dx और इंटीग्रेशन 0 टू l। क्लियर? सो लेमडा नॉट और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? l क्यूब बाई सॉरी l4 x4 बाई 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन 0 टू l। अब हमें आंसर लेमडा नॉट के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? m के टर्म्स में। तो लेमडा नॉट को क्या लिख सकते हैं? 2m by l। यस, 2m बाई l स्क्वायर। क्लियर? ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, i इज इक्वल टू लेमडा नॉट को रिप्लेस करूंगा 2m बाय l स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा? l पावर 4 बाई 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? ml स्क्वायर बाई 2। ml square by 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से अप्रोच करना है। ये एकदम नया क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास में मैंने सेम पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप इस चीज़ को अच्छे से सीख लेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है जिसमें आपको इतना ज़्यादा इंटीग्रेट करना हो। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी? डायरेक्ट आई बेस्ड। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे इग्नोर कर दें, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सपोज मुझे चैप्टर में से 30 क्वेश्चंस में से एक ही पिक करना है, तो मैं तो फिर टफ वाला ही पिक करूंगा ना, मतलब ये वाला। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप इसे करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सारे कंटिन्यूअस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें सॉल्विंग में कुछ कहीं पे? नहीं? ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन।
Bye, sir. Thank you, Bye-bye. sir. Yeah. Bye, sir. Bye, sir. Bye-bye.